वर्मा क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम सेट पढ़ रहे थे, हमने 2 लेक्चर पढ़ा। आज हमारा सेट का तीसरा और अंतिम लेक्चर है, जिसमें हम ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त करेंगे और फिर नए लेक्चर में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपको आशा करते हैं कि आपको पिछला 2 लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको 2 लेक्चर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम आपके समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको यूनियन के बारे में बताया था कि यूनियन क्या होता है। आपको मैंने इंटरसेक्शन के बारे में बताया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन का सिंबल यू जैसा होता है, इंटरसेक्शन उल्टा यू कर दीजिए। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ए यूनियन बी लिख रहे हैं, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ इट इम्प्लाइज दैट all elements of A and B। ए यूनियन बी का मतलब यही होता है कि सारा एलिमेंट ए और बी में जितना भी एलिमेंट, सारा एलिमेंट लेना है। और रिपीटेड एलिमेंट मस्ट बी रिटन वंस। जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मतलब ए में भी वो मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार उसको लिखते हैं। जैसे कि फिर से मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए का मान लीजिए है स्मॉल ए, बी, सी, डी, एफ। मान लीजिए बी का जो मान है, ये मान लीजिए ये आपका बी, डी, ई, जी। अब बोल देंगे ए यूनियन बी निकालिए। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी में दोनों का एलिमेंट लेना है, ए का भी लेना है और बी का भी लेना है। तो ए का सारा लिख दीजिए, ए बी सी डी एफ। अब बी डालना है, क्या बी इसमें मौजूद है? हाँ मौजूद है, तो नहीं लिखना है। डी, हाँ ये भी मौजूद है। ई, ई नहीं मौजूद है, ई लिखिए। जी, जी मौजूद है? नहीं, तो ये आपका ए यूनियन बी हुआ। मतलब ये यूनियन का कॉन्सेप्ट हुआ। यूनियन कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी, यूनियन इंप्लाइज करता है दोनों, बोथ सेट्स का एलिमेंट, सेट ए और सेट बी, दोनों के एलिमेंट को लेते हैं यूनियन। वैसे ही वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यूनियन मतलब यूनाइट होना, एक साथ आ जाना, ए का भी और बी का भी एक साथ आ जाना। तो चलिए कुछ यूनियन का यदि कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है यूनियन का। तो लिख सकते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान से। यूनियन का सबसे पहला प्रॉपर्टी, मान लीजिए ए यूनियन बी है और यदि बी यूनियन ए है, तो इसका कहने मतलब ये दोनों है, ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा आपका? सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आप ए को पहले लिखिए या बी को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए यूनियन बी वही आएगा जो बी यूनियन ए आएगा। दूसरा है कि मान लीजिए ए यूनियन बी लिखे, पहले इस दोनों का यूनियन किए, फिर सी के साथ किए, या फिर आप ए लिखे यूनियन, पहले बी और यू का किए, उसके बाद ए के साथ कर दिए। मतलब पहले ए बी का किए, फिर इसको सी के साथ किए, पहले बी सी का किए, फिर इसको ए के साथ किए। मतलब आप देख रहे हैं कि हम एक बार ए बी का एक साथ करके फिर उसके बाद सी के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे बी सी का करके उसके बाद फिर ए के साथ कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये सब कुछ प्रॉपर्टी है यूनियन का जो आपको समझना है। मान लीजिए ऐसा लिखा रहता ए यूनियन फाई, आप सोच के बताइए क्या होना चाहिए? ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई कहने का मतलब कि
फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं, ए मतलब है, तो यानी कि दोनों का यदि निकालने जाए तो ए ही आएगा ना। ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए यूनियन फाई, इसको ए लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसा रहता कि ए यूनियन ए, दोनों ए हो, मतलब ए भी ए हो और बी भी ए हो, तो ए यूनियन ए का क्या हो जाएगा, इसका भी आपका ए ही हो जाएगा। मान लीजिए ए यूनियन यू, ये यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है और ये छोटा वाला यू यूनियन को डिनोट कर रहा है। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये यूनियन को डिनोट कर रहा है और ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। तो ए यूनियन यू क्या आपका आ जाएगा, यू ही आ जाएगा, क्योंकि यू का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट यू में तो मौजूद रहेगा। तो कुछ प्रॉपर्टी है यूनियन का, आपको इसको याद रखना है। वैसे ही कोई याद करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपको लॉजिक समझ में आया तो समझ में आ ही जाएगा, ये सिंपल सा प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आप थोड़ा गौर कर लीजिए और समझने का इसको प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी, ये तो यूनियन के बारे में मैंने बताया आपको, बहुत आसान चीज है। इंटरसेक्शन समझने का प्रयास करते हैं, देखिए ध्यान से इंटरसेक्शन क्या कहता है। इंटरसेक्शन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब हुआ कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम इंटरसेक्शन से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ए का मान यदि 1 2 5 6 हो और बी का मान 3 8 9 1 हो, तो यदि ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो आप देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है। एक कॉमन है, हाँ एक तो आ रहा है, दो नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 नहीं, मतलब सिर्फ एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इंटरसेक्शन भी समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है और ये आपको समझना है। मान लीजिए इसी का प्रॉपर्टी हम पढ़े इंटरसेक्शन का, जैसे यूनियन का प्रॉपर्टी पढ़े, हम इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी क्या करता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी है, इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ए और बी वही दोनों सेट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको भी हम एक तरह से एसोसिएटिव, एक तरह से हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आपका हो जाएगा फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए तीसरा कि ए इंटरसेक्शन बी है, फिर सी के साथ क्लियर करे, या फिर ए और बी और सी को पहले कर दे, तो ये भी वैलिड है। जिस तरह यूनियन में ये वैलिड था वैसे इंटरसेक्शन में वैलिड है, और इसको आप एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। मान लीजिए ए है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब खुद का खुद से इंटरसेक्शन करेंगे तो खुद तो आएगा ही ना, चेंज होगा ही। मान लीजिए ए इंटरसेक्शन फाई है, ध्यान समझिए इसको, ए में बहुत सारे एलिमेंट है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो एक में पूरा एलिमेंट है, एक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं कॉमन होगा, क्योंकि एक में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा आपका, फाई ही हो जाएगा। मान लीजिए आ गया यू इंटरसेक्शन ए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये इंटरसेक्शन है ए, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन ए का ही होगा, क्योंकि यू में तो सब कुछ रहता है ना जो ए में मौजूद है। तो ये सिंपल में क्या लिख सकते हैं, ए। तो ये कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी था जिसको आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट किसी का कैसे निकालते हैं।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है हमको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, तो ए निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोले कुछ नहीं बोलिएगा, बोले u माइनस ए, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है इसको a डैश लिखते हैं। आप कुछ नहीं किए, u में घटा दिए, किसको, a को, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको आप माइनस कर दीजिए, किस में माइनस कर देंगे, u में, तो कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा आपका। तो ये हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपका, u माइनस ए। मान लीजिए b डैश का कॉम्प्लीमेंट बोलता तो u माइनस बी, किसी का भी बोले, मान लीजिए बोलता कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं करना है, u माइनस ए यूनियन b। मान लीजिए बोलता a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं करते, u माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट यदि ले ले तो वो क्या हो जाता है, खुद ही ए ही आ जाता है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इस लॉ को आपको समझना है, जो लॉ कहलाता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, देखिए डी मॉर्गन लॉ कुछ नहीं कहता है, मान लीजिए ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लिखिए और ये जो यूनियन है इसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दीजिए और बी कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। तो ये डी मॉर्गन लॉ सिंपल में हम कह सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखिए और यूनियन में चेंज कर दीजिए और ये बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं किए हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन में बदल गया क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे अलग अलग पड़ गया, ए डैश और बी डैश पे। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है या फिर इसमें कोई दोष है, डिफेक्ट है, देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम ए को लिए हैं 1 2 3 4 लिए, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 8 तक है, ठीक है, और एक बी है जिसमें आपका 1 2 5 है सपोज। मान लीजिए आप ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, ध्यान से देखिए, पहले ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या है, 1 से लेकर, सॉरी कॉमन नहीं, दोनों का एलिमेंट लेंगे, तो 1 से लेकर 4 तो लिख ही सकते हैं, और एक्स्ट्रा तो 5 है इसमें, 5, तो ए यूनियन बी आ गया। अब इसका यदि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले ले तो यूनिवर्सल में घटा दीजिए, यूनिवर्सल में क्या था आपका, टोटल कितना था, 8 था, देख लीजिए ध्यान से, टोटल कितना है, 8 तक है, यहाँ 5 तक है ही, यानी कि बाकी वाला बच गया यदि हम निकालना चाहें। ये आपका आ गया, ये एलएचएस में हम निकाल लिए। इसी तरह आरएचएस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या यही आता है। यदि यही आता है तो ये फॉर्मूला यानी डी मॉर्गन लॉ पूरी तरह से वैलिड है। सबसे पहले इसके लिए इधर तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब इधर आइए, ये एलएचएस का पोर्शन था, एक तरह से बोल सकते हैं। अब आरएचएस राइट हैंड साइड का पोर्शन हम देखते हैं। सबसे पहले ए डैश निकालना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ 1 2 3 4 है तो u में घटा देंगे, u में 8 तक है ना, तो ये सब घटाइएगा क्या बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा और 8 बचेगा। बी कॉम्प्लीमेंट ध्यान से देखते हैं, यदि इसमें बी कॉम्प्लीमेंट घटा देते हैं, 1 2 5 है, तो इसमें यदि हम घटाने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या आएगा, सो देखिए 3 आएगा आपका, 4 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। ध्यान देखिए कॉमन कौन कौन है, कॉमन 5 है नहीं, 6 है, हाँ 6 है, 7 है और 8 है, तो ये फाइनली आ गया ए। क्या इसमें आया था 6 7 8, बिल्कुल आया था, तो यानी कि ये फॉर्मूला पूरी तरह से वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और समझने का इसको प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं हम।
ये डी मॉर्गन लॉ है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपको प्रूफ करने आ सकता है एग्जाम में, और एग्जाम्पल के साथ आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने का बहुत सारा मेथड है। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ इंटरसेक्शन और यूनियन पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। फिर मैंने आपको फॉर्मूला कल बताया था कि ए यूनियन बी निकालना है, द नंबर ऑफ एन ए यूनियन बी निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो मान लीजिए इस फॉर्मूला में ये क्या है, इसका कहने का मतलब ये एक सेट है ए, ये एक सेट है ए और एक सेट है ये बी, ठीक है। ये सेट ए ये बी है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए और बी में जो कॉमन भाग है वो वाला है। और यही कॉमन भाग को क्यों हटाते हैं तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करके भी पिछले लेक्चर में बता दिया था, क्योंकि ये पोर्शन दो बार आ जाता है, क्योंकि एक बार इसको सॉल्व करते समय आ जाता है, एक बार इसको सॉल्व करते समय आ जाता है। और ये पूरा यदि आप रंगा हुआ भाग, मतलब ये भाग ये भाग ये भाग, मतलब तीनों भाग यदि पूरा लिखिएगा इसको हम ए यूनियन बी ही कहते हैं। मान लीजिए सपोज ऐसा ना हो, ऐसा दो सेट हो जो पूरी तरह से आइसोलेट हो, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। इस सेट में ध्यान से देखिए, क्या ए इंटरसेक्शन बी है? ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है, यानी कि ये फाई है, ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं। तो हम इस फॉर्मूला में क्या चेंजेस ला सकते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि कंडीशन क्या हो कि इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया, मतलब दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम ले रहे हैं तो वो आपका 0 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी फाई का मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा 0। इस फॉर्मूला में इसको पुट कीजिए तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस 0, यानी कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया। ये स्पेशल केस है, इसको आप कृपया करके नोट कर लीजिए कि यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, इट मीन्स दैट देयर इज नो एनी एलिमेंट विच इज कॉमन बिटवीन बोथ ए एंड बी, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी के बीच में। तो मैंने आपको ये समझाया। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से पूरे आज इस चैप्टर का एंड करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए अभी तो आपका दो सेट ले रहे हैं ए और बी। सपोज क्या होता यदि 3 सेट होता, जैसे एक सेट है, ये 2 सेट है और ये 3 सेट है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि क्या होगा। मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तीनों अलग अलग सेट है, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। ध्यान से देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है, आप गौर कीजिए, ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो भाग है ये तीनों में है, ये ए में भी है, ये बी में भी है, ये सी में भी है। तो ये भाग को हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यदि हम पूरा फिगर को हम निकालना चाहें, मतलब ये भी भाग निकालना चाहें, ये भी भाग निकालना चाहें, ये भी भाग, ये भी भाग, ये भी भाग, ये भी भाग, सारा भाग निकालना चाहें तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए हम ये पोर्शन का बात कर रहे हैं, ये पोर्शन पूरा बात कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। गौर से देखिए, ये पोर्शन का पूरा बात कर रहे हैं, मतलब हम इस पोर्शन के बारे में टॉक कर रहे हैं। तो ये पोर्शन किसमें कॉमन है, ए और सी में। तो ये पोर्शन को हम बोल सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन सी।
तो मतलब ये हुआ सेट। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब एग्जाम में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे हम। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला इसके लिए लिख लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। मान लीजिए 3 हो तो क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि Na कीजिए प्लस Nb कीजिए प्लस Nc कीजिए, फिर माइनस कर दीजिए NaB मतलब A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस कर दीजिए A इंटरसेक्शन C, फिर माइनस कर दीजिए B इंटरसेक्शन C, फिर प्लस कर दीजिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेकिन रेयर केस में इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। बिना फॉर्मूला का ही यूज किए हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए दो जब सेट रहता है तो फार्मूला का यूज चलता है, लेकिन मोर देन 2 सेट जब हो तो ये फार्मूला उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना इफेक्टिव आएगा ही नहीं। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज को जो हमने पढ़ा वो हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि लेट A बराबर 1 2 3 4 5 6, B बराबर 2 4 6 8, फाइंड A माइनस B एंड B माइनस A। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बोल रहा है A कोई सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक है, और B कोई सेट है जिसमें 2 4 6 8 है। सबसे पहले हमको निकालना है A माइनस B। A माइनस B इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम वो सारा एलिमेंट लेंगे जो A में तो होगा लेकिन B में नहीं होगा। तो देखिए 1 A में तो है, क्या B में है? नहीं, तो ये 1 हो गया। 2 A में है, क्या B में है? हाँ है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 A में तो है, B में है? नहीं है, तो इसको लेंगे। इसका देखिए ध्यान सिंपल घटा दीजिए, 2 4 6 8, इसमें 2 4 6 8 को कैंसिल कर दीजिए, 2 4 6 कैंसिल, बचा क्या? 1 3 5, सिंपल में लिख सकते हैं। B माइनस A, इसका मतलब हुआ कि वैसा एलिमेंट लेना है जो B में है लेकिन A में नहीं होना चाहिए, B वाला लेना है। B में है 2 लेकिन A में भी 2 है, उसको नहीं ले सकते हैं। 4 इसमें भी नहीं ले सकते हैं, 6 नहीं, 8 हाँ 8। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने देखा कि कैसे इसको सॉल्व किया। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हर तरह के क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में, और ये चैप्टर को अच्छी तरह से समाप्त करेंगे। क्वेश्चन लिखिए आगे। क्वेश्चन है आपका कि if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? तो ये क्वेश्चन है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। ध्यान से देखिए इसको। अब बोल रहा है कि x और y 2 सेट है। बोल रहा है x
यूनियन वाई में 50 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई कितना है आपका 50 है। एक्स के पास 28 एलिमेंट है, मतलब एन एक्स आपके पास 28 है। वाई के पास आपका 32 है, एन वाई आपके पास 32 है। तो आपको निकालना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए कि ए यूनियन बी जो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ ए और बी को एक्स वाई से रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं इसको कि एन एक्स यूनियन बी बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए ये एन एक्स वाई का मान कितना है आपके पास 50 है, एन एक्स आपके पास 28 है, एन वाई आपके पास 32 है और ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आपका 60 हो गया। और इसको इधर ले आइए कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ये 60 हो गया माइनस 50, तो इसका आंसर फाइनली क्या आ गया 10। इसका आंसर हो गया 10। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ मैंने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया और क्वेश्चन को आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे हम थोड़ा टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। क्वेश्चन है आपका कि in a class of 35 students, in a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each students like to play, student likes to play at least one of two game. How many students like to play both cricket and football? आपको बताना है कि कितना ऐसा स्टूडेंट है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करता है। क्वेश्चन को और ध्यान से देखिए और समझने का हम प्रयास करेंगे क्या बोल रहा है। बोलता है एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है। 24 लाइक प्ले क्रिकेट, जिसमें 24 जो है ऐसे स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, लेकिन 16 उसमें है, 16 जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो, और कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट कम से कम दोनों में से एक गेम तो जरूर खेलते हैं। मतलब यहाँ ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं है जो कोई गेम नहीं खेलता है, या तो वो फुटबॉल खेलता है या तो क्रिकेट खेलता है। फिर बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो कैसा कितना ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करता हो। कैसे बनाएंगे देखिए, आप देख लीजिए। पहले क्रिकेट खेलने वाला, मतलब जो स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करता है उसके लिए लिख देते हैं स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। ऐसा स्टूडेंट जो क्रिकेट, उसको सेट ए से लिख दिए। ये सेट ए इज नथिंग, ए इज ए सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स हु लाइक इस बार फुटबॉल, इसको बी मान लीजिए, फुटबॉल इसको बी मान लीजिए।
अब क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे कि क्लास में 35 स्टूडेंट है और 35 में सब कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है, यानी कि हिंट्स आपको दिया था कि एन ए यूनियन बी आपका कितना है 35 है। यूनियन बी मतलब टोटल जो बच्चा है जो पसंद करता है, इसमें एक में भी है बी में भी है, लेकिन हम रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा है क्रिकेट पसंद करने वाला एन ए कितना है, ए को क्रिकेट माने हैं तो आपका 24 है। तीसरा है आपका फुटबॉल पसंद करने वाला एन बी, कितना आपका 16। यदि हम इसको निकालना चाहें कि फॉर्मूला सिंपल बैठा दीजिए, आपको निकालना है, क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यही निकालना है कि जो दोनों पसंद करता हो, ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन हो दोनों में, यानी कि दोनों पसंद करता हो। ये आपका 35 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये 16 हो गया, ये एन इंटरसेक्शन बी। तो ये 35 16 आपका 40 हो गया। यदि एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो ये 40 हो गया, या 40 में 35 घट गया, तो फाइनली आपका क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का हम प्रयास करते हैं। हर तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे, आप धैर्य बनाए रखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए अब एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स का सर्वे किया जाता है इन ए स्कूल, स्कूल 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple and orange juice। पूछ रहा है फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स were taking neither apple juice nor orange juice। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझने का आप प्रयास कीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोलता है कि इन सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया है, जिसमें कि एक स्कूल में 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल वेयर 400, 400 सर्वे किया गया। 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, जो 100 ऐसे छात्र थे जो एप्पल जूस लेते थे। तो आप लिख सकते हैं इसमें, जब सॉल्व कीजिएगा तो एप्पल जूस को ए मान लीजिए कि स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, जो स्टूडेंट एप्पल जूस लेता है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑरेंज जूस ले रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब समझिए कि 100 स्टूडेंट्स एप्पल जूस ले रहा है, मतलब Na का वैल्यू कितना दिया आपका, 100 दिया है। फिर बोल रहा है 150 स्टूडेंट्स ऑरेंज जूस लेता है, मतलब Nb का वैल्यू कितना दिया है, 150 दिया है। और 75 स्टूडेंट्स दोनों लेता है, Na यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन, कॉमन वाला इंटरसेक्शन दोनों लेता है, कितना हो गया आपका 75।
तो आप सबसे पहले इतना तो निकाल सकते हैं ना कि कितना ऐसा स्टूडेंट है जो या तो ऑरेंज जूस ले रहा है या तो एप्पल जूस ले रहा है, मतलब कोई ना कोई एक तो जरूर ले रहा है या फिर दो भी ले सकता है, मतलब मिनिमम एटलीस्ट कोई तो एक ले रहा है। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी क्या दिखाएगा, ए यूनियन बी बताएगा कि या तो ये ए ले रहा है या तो बी ले रहा है या तो ए बी दोनों ले रहा है, ये आपको पता चलेगा इससे। तो फॉर्मूला है आपके पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सबका वैल्यू दिया, वैल्यू पुट कीजिए सिर्फ। ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 75। 100 150 मतलब 250, 250 में आप 75 घटा दीजिए तो फाइनली कितना आ गया 175। मतलब कि 175 ऐसा स्टूडेंट्स है आपके पास, 175 ऐसा स्टूडेंट्स है आपके पास कि जो क्या ले रहा है आपका एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, मतलब ये ले रहा है। और बाकी बचा, बाकी जो बचा 400 का सर्वे किया ना, तो जो बाकी बचा वो ना तो ऑरेंज ले रहा है, जो पूछा गया क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर नाइदर टेकिंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये टोटल 400 था जिसमें 175 तो कोई ना कोई ले ही रहा है ना, 175 घटा दीजिए तो टोटल 225 आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की मदद से समझने का प्रयास करेंगे और सारा। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा था कि इन्हें सर्वे 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, 100 एप्पल जूस लेता पाया गया, 150 ऑरेंज जूस, 75 दोनों। तो कितना ऐसा स्टूडेंट था जो ना तो एप्पल जूस ले रहा है ना तो ऑरेंज जूस ले रहा है। तो ये आपको निकालना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन को समझने का हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि इन ए class of a certain school, in a class of a certain school 50 students offered मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट को मैथमेटिक्स ऑफर किया गया, 42 स्टूडेंट्स offered biology and 24 offered both subject. तो बताना है find the number of students offering पहला मैथ्स ओनली, दूसरा बायोलॉजी ओनली और तीसरा कि एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तीसरा बोल रहा है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को होना चाहिए। तो क्वेश्चन को समझने का पहले प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा तो आप पेन पेपर तो उठाइएगा ही नहीं, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करते हैं कैसे बनेगा ये। वह एक क्लास है किसी भी स्कूल का, कोई स्कूल पता नहीं, किसी सर्टेन स्कूल में 50 स्टूडेंट ऑफर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मान लीजिए आप एम मान लीजिए सपोज, या आप ए भी मान सकते हैं। मैथमेटिक्स को क्या मान ले, हम ए मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथ्स, इसको ए मान लिए। स्टूडेंट्स ऑफर क्या ऑफर, बायोलॉजी, इसको बी मान लिए। बायोलॉजी इसको बी मान लिए। आप यदि शीट के माध्यम से इसको मतलब वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करने की, ऐसा आएगा, यह आएगा ए आपका,
ये आपका बी आएगा। ये वाला पोर्शन क्या आएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए तो मैथ है, बी बायोलॉजी है। तो ऐसा स्टूडेंट्स आप इसको सबसे अच्छा रहेगा कि एम बी ही लिखिए और आसान रहेगा। ये एम मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ये मैथ का है, ये मैथ का है, ये बायोलॉजी का है। ये पोर्शन क्या बता रहा है कि इसमें मैथ तो है लेकिन बायोलॉजी नहीं है। ये पोर्शन आपको बता रहा है इसमें मैथ तो है लेकिन बायोलॉजी नहीं है। ये पोर्शन आपको बताएगा कि मैथ भी है और बायोलॉजी भी है, मैथ भी है और बायोलॉजी भी है। ये पोर्शन बताएगा आपका बायोलॉजी तो है लेकिन मैथ नहीं है, ये आपका बताएगा। तो 50 स्टूडेंट्स है ऑफर मैथमेटिक्स, मतलब ये पूरा का वैल्यू मतलब एन एम का वैल्यू आपका 50 है। दूसरा है 45 स्टूडेंट्स बायोलॉजी, मतलब एन बी का वैल्यू आपका 42 है। 24 स्टूडेंट्स बोथ सब्जेक्ट, ये एन, ये इसका वैल्यू आपका कितना है, 24 दिया है। तो मैथ्स ओनली तो यही वाला क्वेश्चन बताएगा, इसमें मैथ है लेकिन बायोलॉजी नहीं। अब देखिए ये पूरा का पूरा, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा 50 है, जिसमें ये 24 है, ये तो 26 तो होगा ही। ऐसे ही दिखने में समझ में आ रहा है, टोटल 50 है, इसमें ये पोर्शन, ये छोटा वाला पोर्शन 24 है, इधर कितना होगा 26। मैथ्स ओनली बोल रहा है आपका, यानी कि आपको क्या निकालना है कि m माइनस बी निकालना है, ये निकालना है। तो सिंपल सा मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि m निकालना है, एन एम बराबर क्या होता है, एन एम माइनस बी प्लस एन इंटरसेक्शन बी, सॉरी एम इंटरसेक्शन बी। ए बी के वैल्यू की जगह यहाँ पे एम बी लिए हैं, एम मतलब मैथ्स, बी मतलब बायोलॉजी। ऐसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये टोटल 50 है, ये पूरा 50 है, इसमें ये 24 है तो ये 26 होगा ही। ये टोटल 42 है, ये 24 है तो ये 18 होगा ही। और टोटल निकालना है आपको कि एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, 26, 24, 18 सबको ऐड कर दीजिए, हो गया आपका टोटल। तो ध्यान से देखते हैं इसको, इसमें भी हम सॉल्व करके लाते हैं कि 26 से आना चाहिए। एन एम का वैल्यू कितना है, 50 रहने दीजिए। एन एम माइनस बी, ये तो आपको निकालना ही है। एम ए एन एम इंटरसेक्शन बी, ये 24 है, तो ये 24 इधर चल जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 26 ही होगा ना, एम एम माइनस बी। तो पहला का आंसर आपका कितना हो गया, 26। चलिए इसी को दूसरा देखते हैं, जिसमें बायोलॉजी सिर्फ बोल रहा है। जिसका मतलब आपको क्या निकालना है, एन बी माइनस एम, मैथ वाला टर्म लेना ही नहीं। इसके लिए हम एन बी बराबर क्या लिख सकते हैं कि एन बी माइनस एम प्लस एन एम इंटरसेक्शन बी। एन बी का वैल्यू आपका 42 दिया है, ये तो निकालना है आपको, और ये कितना है 24, इधर ये आ गया, ये 18 हो गया। तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरे कंप्लीट। आप मान लीजिए बोल दे कि कोई भी एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट पसंद करे या दो करे, कोई मतलब नहीं, लेकिन पसंद तो वो कर रहा है। तो आपको निकालना है कि एन एम यूनियन बी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, एम माइनस बी, एम इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस एम। 26 प्लस 24 प्लस 18, ये आपका 50, 8, 68 आंसर हो गया, 68 आपका आंसर हो गया। चलिए अब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। टोटल आपका ये 50 था, ये 42 था। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें 3-3 हो, मतलब ये तो अभी 2 ही सेट का क्वेश्चन था। अब ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें 3 सेट हो और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका,
कि in a survey of 100 students, the number of students studying the various language is found as इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली मतलब 18 है आपके पास। इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी नहीं है। ये आपका 23 है। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है। संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी ये भी 8 है। इंग्लिश 26 है। संस्कृत 28 है। एंड नो लैंग्वेज आपके पास 24 है। तो बोल रहा फाइन नंबर 1, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडिंग हिंदी। दूसरा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो आपको ये निकालना है कि पाला निकालना है कि कितना स्टूडेंट्स जो हिंदी पढ़ता है। दूसरा स्टूडेंट निकालना है आपको कि कितना ऐसा स्टूडेंट है कि जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ता है। तो समझने का प्रयास करेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए जहां 3 को आ गया, आप कोई फॉर्मूला यूज नहीं कीजिए, इसको वेन डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3। ध्यान से देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है। इसको मान लीजिए इंग्लिश, इसको मान लिए हिंदी, इसको मान लिए संस्कृत। जो है उसको लिख दिए, एक इंग्लिश था, एक हिंदी, एक संस्कृत है। और यहाँ पे अपने से नेमिंग दे दीजिए। इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, इसको डी दे दिए, इसको ई दे दिए, इसको एफ दे दिए, इसको जी दे दिए। पहला स्टेप, ठीक है। अब देखिए इन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। ये 100 आपको याद रखना है, 100 स्टूडेंट सर्वे किया गया। The number of students studying the various language is found as English only 18। अब देखिए इंग्लिश ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ता है। तो इंग्लिश ओनली में क्या, इंग्लिश में क्या क्या है, ए है, डी है, जी है, ई है। जिसमें डी तो दूसरा भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि डी इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। जी में तो सारा टोटल है। ई में इंग्लिश भी और हिंदी में सिर्फ ए ही बचा ना, ए ही बचा जिसमें सिर्फ क्या है आपका इंग्लिश ओनली है। तो इंग्लिश ओनली मतलब ए का वैल्यू दिया है। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू 18। जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन को देखते जाइए। इंग्लिश है बट नॉट हिंदी। इंग्लिश आइए, हिंदी नहीं लेना है, मतलब हिंदी नहीं लेना है। इसका कहने का मतलब ई दोनों हटा देना है। इजी आप गौर से देखिएगा इसको और इसको, इसमें इस दोनों में इंग्लिश हिंदी में ई पूरी आ रहा है ना, ये पूरा। तो हिंदी तो लेना ही नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश है लेकिन हिंदी नहीं है, तो ए और डी ही बचा। क्योंकि ई और जी में आपका हिंदी में भी आ रहा है ना, ये हिंदी वाला आ रहा है। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो क्या आएगा ए प्लस डी। कितना है आपका 23 है। चलिए दिया है।
इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत, इंग्लिश संस्कृत, ये इंग्लिश ये संस्कृत, मतलब ये वाला इंग्लिश संस्कृत में कौन कौन आएगा, डी और जी, डी और जी, डी और जी कितना है, डी और जी। इंग्लिश और संस्कृत 8 है, 8 रख दिए। फिर बात संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत, संस्कृत और हिंदी, तो ये दोनों में यही, ये वाला हिंदी है, ये वाला संस्कृत है, ये वाला आपका हिंदी है, ये वाला संस्कृत, मतलब जी एफ, जी प्लस एफ। ये कितना दिया, संस्कृत एंड हिंदी, ये आपका दिया 8। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश का बात करें मतलब ये पूरा दिया है, मतलब ए भी है, डी भी है, ई भी है, जी भी है, ये 26 है। फिर बोला संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत आपका 48, संस्कृत 48 है। संस्कृत कौन है, ये वाला, मतलब सी है, एफ है, डी है, जी है, ये 48। फिर बोल रहा है कि नॉन लैंग्वेज 24, 24 को कोई भाषा पसंद नहीं करता है, तो ये सब कोई ना कोई भाषा पसंद करता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो कोई ना कोई भाषा पसंद करता है। टोटल 100 था, जिसमें 24 तो पसंद ही नहीं करता है, मतलब ये 76 है इसका वैल्यू एक तरह से सोचने जाइएगा तो, क्योंकि ये तो कोई ना कोई पसंद करता है, या तो इंग्लिश पसंद कर रहा है, या तो हिंदी या संस्कृत या दोनों, तो ये टोटल आपका निकल गया 76। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके एक एक आंसर लाने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सिर्फ रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a 18 है, यदि a का वैल्यू इसमें रखे तो a प्लस डी आपका 23 है, a इसमें 18 है, d 23, तो d का मान आपका आ गया 5, d निकल गया। अब यहाँ d का मान यदि रखे इस इक्वेशन में, एक एक करके सबका मान निकाल दीजिए। d का मान 5 है, प्लस g बराबर 8, तो g बराबर आपका कितना आ गया, g बराबर आ गया 3, 8 में 5 चला गया, g भी आ गया, d आ गया है, g आ गया है, g आ गया तो इसमें आप पुट कर लीजिए, g प्लस f 8 है, g आपका 3 निकला, 3 f बराबर, तो f बराबर आपका 5 आ गया, ये भी आ गया। इस इक्वेशन में देखिए, इसमें a प्लस डी प्लस ई प्लस जी 26, a दिया है, a 18 है, 18 रहने दीजिए, d दिया है, d 5 दिया, 5 रहने दीजिए, e निकालना है, e निकालना है, और g आपका कितना है, 3 है, 3 है 26, तो ये आपका कितना हो गया, 18 5 23, 23 और 3 26, यानी e का वैल्यू कितना आ गया आपका 0, e आपका 0 आ गया है। ये भी सॉल्व हो गया। इसमें पुट कीजिए ये वाला इक्वेशन में, अगला देख रहे हैं, जगह थोड़ा कम हो जा रहा है, चलिए एक काम करते हैं, जो आया है उसका वैल्यू हम लिख लेते हैं, और जो बाकी इक्वेशन इसको हटाइए। इतना तो 26 तक तो सॉल्व कर लिया है। क्या क्या वैल्यू आया था, ए आपका 18 था, डी आपका 5 है, जी आपका 3 है, एफ आपका 5 है, ई आपका 0 है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी 48 है, सी निकालना है आपको। डी कितना आया है, 5 आया है, एफ भी 5 है, जी 3 है, बराबर 48। तो सी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 में 48 घटा दे, सी आपका आ गया 35। अब ये पूरा बैठाइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 76। ए आपका 18 लिख दिए, ए आपका 18 है, ठीक है। बी रहने दीजिए, सी आपका 35 निकला, 35 रहने दीजिए, डी आपका 5 निकला, ई आपका 0 निकला,
एफ आपका 5 निकला, जी आपका 3 निकला, 76। सब ए से जेड मतलब जितना भी है सबका मान निकाल लेना है। तो 18 और 5 ये आपका 43, 53, 53, 5 ये आपका हो गया 58, 58, 5, 63, 66। यानी बी का वैल्यू कितना है आपका फाइनली 10 आया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5 3 8 5 13, 38, 48, 56, 86, 10 आएगा। चलिए, तो सबका वैल्यू मेरा निकल गया। ए से यहाँ लिख देते हैं, सी 35 आ गया और बी 10 आ गया। अब क्वेश्चन जो है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडिंग हिंदी, हिंदी कितना पसंद करता है, तो हिंदी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हिंदी, हिंदी पसंद करने वाला, तो एन एच हिंदी पसंद, हिंदी कौन कौन पसंद करता है, बी पसंद करता है, एफ पसंद करता है, जी और ई। बी पसंद करता है, एफ पसंद करता है, जी पसंद करता है और ई। बी कितना है आपका, बी का वैल्यू 10, 10। एफ कितना है आपका, एफ 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 5। जी कितना आपका 3, ई कितना है 0, तो कितना आ गया आपका 18। ऐड कर दिए, कुछ नहीं है। दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश ये है हिंदी, इंग्लिश हिंदी कौन है, ई और जी ना। सेकेंड नंबर का आंसर क्या निकालना है कि इंग्लिश और बोथ, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी ई प्लस जी है ना, ई प्लस जी। ई का तो मान निकला है, ये है, ई का मान 0 निकला है, जी का मान 3 निकला है। फाइनली आपका आंसर क्या हो गया 3। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार आप क्वेश्चन को देखिए अच्छे से और समझने का इसको प्रयास कीजिए। एक और क्वेश्चन लेंगे और ये चैप्टर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए इसमें सिर्फ आपको ए बी सी डी ई एफ जी तक सबका मान निकाल लीजिए, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए एक और क्वेश्चन की मदद से समझने का प्रयास करते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका, a class has 175 students. The following description gives the number of students, one or more of the subject in the class, जिसमें मैथ्स आपका 100 है, फिजिक्स आपका 70 है, केमिस्ट्री 46 है, मैथ्स एंड फिजिक्स 30 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये 18 है। तो फाइंड क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन मैथ्स ओनली, फिजिक्स alone and chemistry
अलोंग, मतलब सब बताना है कितना कितना है। और दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स who have not offered any of the subjects। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है और हम चैप्टर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है। बोलता है कि एक क्लास है जिसमें 175 स्टूडेंट है, ठीक है, और फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन दिया है स्टूडेंट्स का कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन द क्लास, मतलब एक क्लास में जो है एक से ज्यादा स्टूडेंट किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में है। बोल रहा है कि मैथ्स जो है 100 है, मैथ्स आपका 100 है, फिजिक्स आपका 75 है, केमिस्ट्री आपका 46 है, मैथ और फिजिक्स दोनों रखने वाला आपका टोटल 30 है, मैथ और केमिस्ट्री 28 है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 है, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारा ये आपका 18 है। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले सेट बनाइए, सेट बना लेते हैं और सबका नाम लिख दीजिए आप। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। इधर हम ले रहे हैं मैथ्स, इधर हम ले रहे हैं मैथ्स। उसके बाद क्या है आपका, इधर तो मैथ्स ले लिए, एक केमिस्ट्री लेना है और एक फिजिक्स। हाँ मैथ्स, ये केमिस्ट्री ले लिए, फिजिक्स ले लिए। अब एक एक करके लिखिए क्या बोल रहा पहला मैथ्स 100 है। मैथ्स में कौन कौन है, ए है, डी है, जी है, ई है, ये 100 है। चलिए 100 आने दिए। दूसरा बोल रहा फिजिक्स 70, फिजिक्स में कौन है, ये फिजिक्स ले रहे हैं तो बी है आपका, एफ है, जी है, डी है। फिजिक्स कितना आपका 70। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये वाला है, ये पोर्शन ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है, सी है, ई है, जी है, एफ है। ये कितना आपका 46। मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स क्या है, डी प्लस जी, डी प्लस जी, डी प्लस जी, मैथ और फिजिक्स कितना है आपका, मैथ और फिजिक्स 30 है, 30 रहने दिया। फिर बोल रहा है कि मैथ और केमिस्ट्री, मैथ है और केमिस्ट्री, ध्यान देखिए मैथ केमिस्ट्री, मैथ केमिस्ट्री में कौन कॉमन है, ई प्लस जी, ई प्लस जी, ई प्लस जी, मैथ केमिस्ट्री कितना आपका 28। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, जी प्लस एफ, जी प्लस एफ, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना आपका 23। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, जी वाला जो सब में है, तो जी वाला आपका कितना दिया है 18। तो ये दिया है, अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो जी यहाँ बैठाइए, जी इसमें बैठाइए इस इक्वेशन में, ये 18 प्लस एफ 23, तो एफ का मान कितना आ गया आपका 5। जी यहाँ बैठाइए, जी इसमें बैठाइए, जी, तो जी यहाँ बैठाएंगे तो ये ई प्लस जी का मान कितना हो गया आपका 18 बराबर 28, तो ई कितना आ गया आपका 10। तो जो जो आया उसको आप लिखते जाइए, जगह थोड़ा कम है इसलिए लिख रहे हैं। जी आपका 18 आया है और ई आपका 10 आया है, ई आपका 10 आया है, जी आपका 18 आया है, एफ आपका 5 आया है, एफ आपका 5 है। उतना दूर तक सॉल्व किया तो उसके लिए था। यहाँ पे देखिए डी प्लस जी, जी तो 18 है ना, तो डी प्लस जी, जी आपका 18 है, ये 30, तो डी कितना आ गया आपका 12, 30 में उधर 18 ले 12, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी आपका कितना आ गया 12। इसका भी काम हो गया, इसका भी हटा दीजिए। इसको देखते हैं, सी, सी निकालना है, ई 10 है, जी 18 है, एफ 5 है, ये 46, 18 5 23, 23 और 10, 18 5 23, 23 10 33, सी प्लस 33 बराबर 46, तो सी आपका कितना आ गया 13, तो ये सी लिख दिए, सी आपका आ गया 13। ये भी काम खत्म हो गया, इसको भी हटाइए। बी, एफ, एफ कितना है आपका 5,
जी कितना है आपका 18, डी कितना है, डी आपका डी आपका कितना है 12 बराबर 70। तो बी 18 5 23 तो 25 और 35 बराबर 70। तो बी बराबर 70 माइनस 35 कितना हो गया 35 ही आएगा ना। तो बी आपका हो गया 35। तो ये आपका बी 35 हो गया। इसको भी हटाइए, जो हो गया उसको हटाते जाना है, कुछ नहीं करना है। ए डी आपका 12, जी आपका 18, ई आपका 10 बराबर 100। तो आपका कितना आ गया ये ए 12 8 30 30 से 40, ए प्लस 40 बराबर 100। तो ए आपका कितना आ गया 60 आ गया। तो ए फाइनली आपका 60 आ गया, ए 60। ठीक है, हम ए बी सी डी सबका मान निकाल लिए, अब कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसके अनुसार से सॉल्व कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स मैथ्स ओनली, आप देखिए ध्यान से, मैथ्स कौन वाला है ये, और सिर्फ मैथ कौन वाला है ए। तो ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है 60 हो गया। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका निकालना है कि फिजिक्स ओनली, मतलब जो फिजिक्स सिर्फ है, तो फिजिक्स आपका कितना है, तो उसको देख लीजिए आप। मैथ ओनली तो आपका 60 आ ही गया। अब दूसरा है कि फिजिक्स केवल और केवल फिजिक्स कितना है, तो फिजिक्स बी का वैल्यू क्या आया है, बी 35। तो ये आपका फिजिक्स ओनली कितना आ गया 35। और फाइनली क्या बोल रहा है आपका कि केमिस्ट्री ओनली मतलब सी का ही वैल्यू बोल रहा है। तो सी कितना आ गया आपका 13। तो पहला समझ में आ गया होगा, पहला का मैथ्स ओनली ए 60, बी मतलब बी जो बता रहा है ये सिर्फ फिजिक्स ओनली है, मतलब सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, और सी मतलब सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है। तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप पहले चेक कर लीजिए ना कि कितना स्टूडेंट को ऑफर हुआ है सब्जेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी सबको जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट को ऑफर हुआ है, और जितना को नहीं हुआ है उसको कर दिए। ए कितना है आपका 60, बी कितना है आपका 35, सी कितना है 13, डी कितना है 12, ई आपका 10, एफ 5, जी 18। तो ये 13 और 25 और 5 से 30 से 60, 120 130 हो गया इधर, और 18 5 हो गया 23। तो 153 को कोई ना कोई सब्जेक्ट मिला है। तो टोटल 175 स्टूडेंट है, तो कितना को नहीं मिला है, यानी कि स्टूडेंट्स who doesn't offer any subject। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कीजिए, 175 में 153 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया ये 22। मतलब 22 ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई भी कोर्स ऑफर नहीं किया गया है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे सेट पे और डिस्कस किया। देखिए ये जो लास्ट वाला जो 2 क्वेश्चन बताया मैंने, ये क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने का। बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ एक वेन डायग्राम बनाइए, ए बी सी